नमस्कार, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं फाइट फॉर राइट। सहारा इंडिया और दूसरी ठगी कंपनियां, उनके खिलाफ चल रहा लगातार प्रोटेस्ट और सहारा इंडिया के खिलाफ लगातार मोर्चा खोले हुए हैं रंग दे बसंती के अध्यक्ष इंद्रवर्धन राठौड़। आज वो हमसे जुड़े हैं। इंद्रवर्धन राठौड़ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फाइट फॉर राइट में। धन्यवाद। अ, गुजरात में क्या हाल है सहारा इंडिया का, सहारा के प्रोटेस्ट का और सरकार के रवैये का? पिछले 5 साल से सहारा इंडिया ऑफिस में भुगतान नहीं मिलने के कारण निवेशक और कार्यकर्ताओं ने लगातार पुलिस प्रशासन, सरकार और प्रधानमंत्री को शिकायत भेजा है। और उनकी शिकायतों पर गुजरात सरकार और वडोदरा में कई एफआईआर हो चुकी है। 2018 में वडोदरा डीसीपी पुलिस स्टेशन में जो एफआईआर हुई उसमें 3 अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई थी और 45 दिन तक उनको जेल में रहना पड़ा था। उसके बाद सीआईडी क्राइम गांधीनगर में भी सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के डायरेक्टर और वडोदरा के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। पिछले साल ही 23/5/2022 को वडोदरा डीसीपी पुलिस स्टेशन में स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के द्वारा निवेशकों के साथ हो रही धोखाधड़ी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज किया गया और लास्टली 22/12/2022 को वडोदरा डीसीपी पुलिस स्टेशन में सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के निवेशक पवन सुभाष चंद्र पुल्ली की शिकायत पर वडोदरा डीसीपी पुलिस स्टेशन ने सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के डायरेक्टर एवं सहारा इंडिया के पार्टनर सुब्रत रॉय, सपना रॉय, ओपी श्रीवास्तव, जेबी रॉय सहित 27 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। यानी कहने का मतलब ये है कि गुजरात में निवेशकों के द्वारा जो उनके साथ धोखाधड़ी हो रही है उसमें लीगल कार्रवाई ज्यादा हो रही है और लीगल कार्रवाई में एफआईआर दर्ज करके सहारा के अधिकारियों की गिरफ्तारी करवाना और पुलिस के द्वारा सही जांच करके जो भी दस्तावेज है, प्रूफ है, उसको कलेक्ट करके कोर्ट के सामने रखना, जिससे ज्यादा से ज्यादा निवेशकों को न्याय मिल सके। इंद्रवर्धन राठौड़ जी, ये तो ठीक है कि लीगली कार्रवाई हो रही है, एफआईआर दर्ज भी हो रही है। तो क्या इस कार्रवाई पे सहारा के किसी अधिकारी की कोई गिरफ्तारी हुई या कोई पैसा सहारा इंडिया के निवेशकों को मिला है? 2018 में जो वडोदरा डीसीपी पुलिस स्टेशन में एफआईआर हुई थी उसमें 3 सहारा अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें एक रीजनल मैनेजर थे और 2 सेक्टर मैनेजर थे। और उनकी गिरफ्तारी होने के बाद एक निवेशक नाजिम कासिमी को करीबन करीबन 15 लाख रुपए का भुगतान किया गया। उसके बाद महेश कनौजिया है, उनको करीबन करीबन 5 लाख रुपए का भी भुगतान किया गया है। तो ये एफआईआर का ही नतीजा है कि भुगतान होता है। ये मैंने आपको सिर्फ एक एफआईआर की बात करी है। एक एफआईआर हुई थी पादरा में 2018 में सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के खिलाफ। उसमें आज तक करीबन करीबन 4 करोड़ का भुगतान निवेशकों को मिल चुका है। उसके अलावा सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के खिलाफ सीआईडी क्राइम गांधीनगर में जो एफआईआर हुई है उसमें आज तक 2 करोड़ का भुगतान हो चुका है। ये डेटा ऑफिशियली सहारा इंडिया ने पुलिस जांच में और कोर्ट में रखे हैं। इसके अलावा ऐसे तो बहुत सारे निवेशकों का भुगतान किया जा चुका है। इंद्रवर्धन राठौड़ जी, पूरे गुजरात में कितना पैसा होगा सहारा इंडिया के निवेशकों का? मेरा आकलन ये है कि करीबन करीबन 2000 करोड़ रुपए का निवेश पूरे गुजरात से आज तक होगा, जिसमें सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के ज्यादातर निवेश है। क्योंकि जैसे कि आपको भी पता होगा कि सोसाइटियों पर निवेश लेने पर प्रतिबंध लगाने के बाद सोसाइटियां दिल्ली हाईकोर्ट में गई थी और लास्टली
मार्च 2022 में दिल्ली हाईकोर्ट ने सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड पर नया निवेश लेने पर या रिन्यूअल डिपॉजिट लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसके चलते गुजरात में स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, जिस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, उसमें अलग अलग योजनाएं बनाकर आज भी गुजरात में ऑफिसें खोलकर उसमें निवेशकों को गलत झूठी जानकारी देकर उनका जो निवेश किया गया जो राशि है उसको वापस लौटाने की बजाय उस नई योजनाओं में ट्रांसफर किया जा रहा है। और इस तरह से सहारा इंडिया सुब्रत रॉय की धोखाधड़ी आज भी गुजरात में चल रही है। सुब्रत राय के जो है सहारा के चेयरमैन और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे। एक फोटो बड़ा गल भैया डाल के बड़ा वायरल होता है, तो कैसे संबंध है सुब्रत राय के नरेंद्र मोदी से और आज कैसे है संबंध? माननीय मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जब 2012 के चुनाव में भारी बहुमति से एक बार फिर वापस चुनकर गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, तब उनका जो शपथ विधि था उसमें सबसे पहले सुब्रत रॉय आए थे। ये जो फोटो वायरल हो रहा है वो 2012 का है, जब सुब्रत रॉय और तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का जो फोटो आप देख रहे हो वो उस समय का है। उस समय सहारा इंडिया के गुजरात के मुख्यमंत्री से अच्छे संबंध थे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री ने उस समय वाइब्रेंट गुजरात करके एक कार्यक्रम उन्होंने लॉन्च किया था, जिसमें देश भर के दुनिया भर के उद्योगपतियों को गुजरात में निवेश करने के लिए न्योता दिया था, जिसके चलते सहारा इंडिया के सुब्रत रॉय ने भी वाइब्रेंट गुजरात में गुजरात सरकार से एमओयू किया था, जिसमें सहारा सिटी होम्स नाम से पूरे गुजरात में 5 से 6 जगह पर टाउनशिप बनाने के लिए उन्होंने एमओयू किया था। और जिसके चलते ही सहारा ग्रुप सुब्रत रॉय और तत्कालीन मुख्यमंत्री के मधुर संबंध हुए थे, जो काफी दिनों तक काफी सालों तक चले थे। लेकिन अब देखने को ये आ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पिछले 2014 से प्रधानमंत्री बने हैं, और सहारा ग्रुप और सुब्रत रॉय की जिस तरह से आप ये कह सकते हैं कि जिन ऊंचाइयों को उन्होंने छुआ था अब वो पाताल में जा रहा है, तब उनके यह संबंध अब मधुर नहीं रह गए हैं। क्योंकि जिस तरह से निवेशकों के साथ धोखाधड़ी करने का मामला जो आया है, और उसके बाद सेबी ने भी सहारा की 2 कंपनियों के खिलाफ जो कार्रवाई की है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी जिस तरह से कार्रवाई की है, तो मुझे नहीं लगता है कि अब सुब्रत रॉय, सहारा ग्रुप और नरेंद्र मोदी के अच्छे संबंध होंगे। क्योंकि अब जब प्रधानमंत्री की भूमिका में नरेंद्र मोदी है, तब उनको पूरे देश की अर्थव्यवस्था और निवेशकों का ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए अब सहारा ग्रुप और सुब्रत रॉय की गलत कार्यों को नरेंद्र मोदी साथ नहीं देंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। नरेंद्र मोदी यदि सुब्रत राय की गलत गतिविधियों में, गलत काम में साथ नहीं दे रहे हैं, तो निवेशकों का पैसा क्यों नहीं मिल पा रहा है इंद्रवर्धन राठौड़ जी? चूंकि यह बहुत ही सहारा ग्रुप जो है उसने अलग अलग कंपनी सोसाइटियां बनाकर निवेशकों के साथ धोखाधड़ी किया है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है कि जब तक केंद्र सरकार यानी कि माननीय वड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी अगर सारी जो भी संस्था है, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, आरबीआई हो, तो ये सारी संस्थाओं का एक संकलन बनाकर जब तक सही कार्यवाही तय समय सीमा में नहीं करेगी, तब तक निवेशकों का भुगतान नहीं मिल पाएगा। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि भारत में सरकारी तंत्र कछुए की चाल की तरह से कार्रवाई करती है, तो आने वाले दिनों में भी यही होने वाला है। अगर हाँ, 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है उसमें अगर निवेशक और कार्यकर्ताओं ने ठान लिया और उन्होंने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया, तब मुझे लग रहा है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को और बीजेपी गवर्नमेंट को यह सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि आज सहारा इंडिया ग्रुप की जो भी नाकामी है गलत नीतियों के खिलाफ,
सही कार्रवाई करनी पड़ेगी, निवेशकों का पैसा ब्याज सहित वापस दिलाना पड़ेगा, तभी 2024 में उनको भारी बहुमत से सहारा निवेशक उनको जिताएगी। अन्यथा उनके खिलाफ मतदान करने के लिए आज से ही पूरे देश भर में एक माहौल बन रहा है, जो माननीय वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी के ध्यान में जरूर होगा और वो इस बारे में सही कार्रवाई जरूर करेंगे। जब 2014 में चुनाव हुए लोकसभा के, तो ये माना गया था कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो है चुनाव हुआ था, और उसमें सारा ये मान के चल रहा था कि उन पर जो शिकंजा कसा जा रहा है वो शिकंजा कांग्रेस कस रही है। तो उस समय एक चर्चा ये भी थी कि सारा इंडिया ने बहुत बड़ी फंडिंग भारतीय जनता पार्टी को की है। और 2019 का जब चुनाव हुआ लोकसभा का, मेरे पास जानकारी ये है कि 1000 करोड़ रुपए सारा इंडिया ने, सुब्रत राय ने, वो भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया था। तो ये भी एक कारण माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को जो चंदा दिया सुब्रत राय ने, उसकी वजह से भी ये चीजें गड़बड़ाई हैं। तो ये माना जा रहा है कि सारा इंडिया ने जो चंदा दिया था सुब्रत राय ने भारतीय जनता पार्टी को, उसके ही चलते कहीं ना कहीं जो है वो सुब्रत राय का बचाव हो रहा है। इसके बारे में क्या कहेंगे? 2016 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सहारा इंडिया ग्रुप के नोएडा ऑफिस में रेड किया था और उसमें बहुत सारे नकदी जेवरात मिले थे और साथ साथ में कुछ डॉक्यूमेंट मिले थे। वो डॉक्यूमेंट यह कहते थे कि तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री को सहारा इंडिया ग्रुप ने अलग अलग डेट पर कुल मिलाकर 40 करोड़ रुपया दिया है। लेकिन साथ साथ में कुछ एंट्रिया ये भी कह रही थी कि मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री को भी ये अमाउंट सहारा ग्रुप की ओर से दिया गया है। जब ये मामला इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बाद तत्कालीन सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट प्रशांत भूषण जी के भी ध्यान में आया था और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी कि ये जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जो डॉक्यूमेंट सीज किए गए हैं सहारा इंडिया के ऑफिस में, तो उस पर तत्कालीन प्रधानमंत्री को भी इसके बारे में कोर्ट में आकर अपना पक्ष रखना चाहिए। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस समय उनकी बात को खारिज कर दिया था। लेकिन यस, कुछ बातें ऐसी होती है जो साबित नहीं की जा सकती है, लेकिन सबको पता होता है कि ये ऐसा जरूर हुआ था। अभी जैसे आपने बताया उस हिसाब से 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले बहुत भारी रकम सहारा इंडिया ग्रुप ने बीजेपी को भी दिया हुआ है। और जैसे 2019 में भी जैसे आपने बताया, हाँ हो सकता है कि ये बात भी सही हो, क्योंकि सहारा इंडिया ग्रुप को अगर अपना बिजनेस करना है तो सत्ता में बैठे लोगों को कुछ न कुछ चंदा देना जरूरी होता है। तो आपकी बातों को मैं खारिज नहीं कर रहा हूं, तो साथ में ये समर्थन जरूर दे रहा हूं कि हाँ, आप जो बता रहे हो ऐसा हो सकता है। क्योंकि सहारा ग्रुप आज की तारीख में जिस तरह से कानूनी शिकंजे में कसा हुआ है, तो उनको बचाव का एकमात्र रास्ता है कि सत्ता में बैठे लोगों को पास जाकर अपना दुख रोए, तभी सत्ता पक्ष के नेता लोग उनको बचा सकते हैं। जी और इंद्रमणि जहां राठौर पर जी, बात आती है सत्ता पक्ष के लोग अगर उनको बचाएंगे तो कुछ ना कुछ लाभ तो जरूर लेंगे। अभी आपने बोला कि गुजरात में जो उस समय नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, तो सुब्रत राय सारा शहर वहां बसाना चाह रहे, सारा शहर की उनकी योजना थी। तो कहाँ है वो योजना और क्या आगे कुछ फलीभूत हुआ मामला वो? गुजरात के वडोदरा, अहमदाबाद, जामनगर, भावनगर, पोरबंदर और राजकोट, आणंद, ये शहरों में उन्होंने सहारा सिटी होम्स बनाने के लिए जमीन परचेस किया था। यह मामला 2003-2004 का है। लेकिन जो जमीनें उन्होंने परचेस किया था उसमें आज तक सहारा सिटी होम्स कहीं पर भी बना नहीं है। एक जगह अहमदाबाद में उन्होंने टाउनशिप बनाने के लिए कामकाज शुरू कर दिया था, लेकिन जिस तरह से
सहारा से भी विवाद जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, और सुप्रीम कोर्ट ने सहारा की संपत्तियां सीज की थी, और सहारा कोई भी अपनी संपत्ति बेचे तो वो सहारा से भी अकाउंट में जमा करे, जिसके चलते अहमदाबाद का जो प्रोजेक्ट था उसको जो सेल आउट कर दिया गया था, उसके अमाउंट सहारा से भी अकाउंट में है। उसके अलावा पोरबंदर है, राजकोट है, वहां की भी जो जमीनें हैं वो शायद सेल आउट हो चुकी है, और उसका पैसा भी सहारा से भी अकाउंट में जमा है। जहां तक बात करें वडोदरा की, तो वडोदरा में आज भी वो जो जमीन है वो बंजर जमीन है। और चूंकि 2003 में यह जमीन जब सहारा इंडिया ने वहां के किसानों से परचेस किया था, तब वडोदरा कलेक्टर ने एक शर्त यह रखी थी कि 6 महीने के अंदर आप ये जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको नॉन एग्रीकल्चर लैंड में आप परिवर्तन करेंगे और अपना काम शुरू करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था, और 2009 तक उन्होंने एग्रीकल्चर लैंड को नॉन एग्रीकल्चर लैंड में तब्दील नहीं किया था, जिसके चलते मैंने अपनी एक शिकायत वडोदरा कलेक्टर को किया कि यह जमीन में शरत भंग हुआ है। जिसके चलते वडोदरा कलेक्टर ने कार्रवाई करते हुए सहारा इंडिया की 120 एकड़ जमीन, जिसका आज की तारीख में बाजार मूल्य करीबन करीबन 400 करोड़ रुपया है, उसको फ्री सरकार कर दिया है। यानी कि खालसा करके सहारा इंडिया के नाम से ये जो जमीन थी उसको अब सरकार के नाम से कर दिया है। और जिसके चलते आज सहारा ग्रुप अहमदाबाद में आए गुजरात महसूल पंच में उन्होंने अपील किया है, और वो अपील में आने वाले महीने में 7 फरवरी 2023 को उसकी सुनवाई है, और उसमें भी मैं अपना पक्ष रखकर सहारा इंडिया के द्वारा जो गलत कार्य किए जा रहे हैं उसका विरोध करते हुए यह जमीन खालसा होने का जो सरकार का ऑर्डर था वही कायम रखने की अपनी बात पूरे साक्ष्य के साथ रखूंगा। इंद्रवर्धन जी, आपका जो संगठन है रंग दे बसंती, वो सारा इंडिया की लड़ाई कहाँ कहाँ लड़ रहा है, और सारा इंडिया के अलावा और क्या कर रहा है रंग दे बसंती? रंग दे बसंती ग्रुप जो मैंने बनाया था 2010 में, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया से जुड़ा हुआ है। चाहे वो व्हाट्सएप के माध्यम से हो या टेलीफोनिक संपर्क से, ऑल ओवर इंडिया से जुड़े हुए हैं। और ऑल ओवर इंडिया से जो भी निवेशक कार्यकर्ता मुझसे संपर्क करते हैं उनको मैं मार्गदर्शन देता हूँ, और मेरे मार्गदर्शन डॉक्यूमेंट के चलते वो कार्रवाई करवाते हैं, एफआईआर करवाते हैं, और अपना निवेश पैसा वापस लेते हैं। सहारा इंडिया के खिलाफ, धोखाधड़ी के खिलाफ रंग दे बसंती ग्रुप लड़ाई लड़ता है। उसके अलावा वडोदरा शहर में भी सरकार की गलत नीतियों के चलते नागरिकों को जो परेशानी होती है, जनता को जो परेशानी होती है, उसके खिलाफ भी रंग दे बसंती ग्रुप लड़ाई लड़ता है। और आम जनता को जो परेशानी होती है उसके खिलाफ सरकार का ध्यान दोहराते हुए, सही कार्रवाई करवाते हुए नागरिकों को, जनता को सही सुविधा मिले, उसके लिए कार्य करता है। तो अंत में रंग अंत दे बसंती सिर्फ और सिर्फ सहारा इंडिया के खिलाफ ही नहीं, लेकिन देश समाज में फैले भ्रष्टाचारियों को समाज के सामने लाने का प्रयास करती है। उसके अलावा अन्याय, अत्याचार और पीड़ित लोगों की आवाज बनकर देश के सामने, जनता के सामने और सरकार से के सामने वो अपना पक्ष रखते हुए उनको न्याय दिलाती है। अंत में अंत में निवेशकों से क्या कहना चाहेंगे? निवेशकों से एक ही बात मैं कह रहा हूं कि जो सहारा इंडिया के निवेशक है, जिसका पैसा आज सहारा इंडिया में फंसा पड़ा है, उसके लिए एकमात्र कानूनी रास्ता है कि आप सहारा के अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाते हुए एफआईआर दर्ज करवाइए। जब तक आप एफआईआर दर्ज नहीं करवाएंगे तब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा, आपका निवेश पैसा वापस नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो आम निवेशक है, जो अन्य योजनाओं में, चाहे वो शेयर के माध्यम से हो या रियल एस्टेट में हो या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो उससे मेरी एक सलाह ये है कि आप कभी भी कोई भी निवेश करें तो सबसे पहले वो जो कंपनी संस्था है उसके बैलेंस शीट को ध्यान में रखें। उनके निवेशकर्ताओं को ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि ये कंपनी के निर्देशक कौन है, उसके प्रमोटर कौन है और उनकी विश्वसनीयता कितनी है।
उसके बाद ही अपने जोखिम तय करने के बाद ही वो रकम निवेश करें। धन्यवाद। इंद्रवर्धन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका फाइट फॉर राइट से बात करने के लिए। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार।